चलिए कोई बात नहीं, क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट हम लोग। और आज हम लोग देखने वाला क्या, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस को देखने से पहले आपको प्रीवियस क्लास में उम्मीद है कि सभी बच्चों को कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो खूब अच्छे से क्लियर था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी से हम आपको इन शॉर्ट याद दिला दें कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन, है ना। हमने वहां पे देखा था कि कोई भी सीक्वेंस ए एन किसी इसको हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, कि इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलेंगे, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस तब कहलाएगा जब एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर एल एग्जिस्ट करे। मतलब एक यूनिक रियल नंबर ऐसा मिले जो इस तरीके से मिले, कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। क्या प्रॉपर्टी, कि फॉर ईच, कि आप कुछ भी एप्सिलॉन ले लीजिए ग्रेटर देन 0, आपको एक स्मॉल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोलिए चाहे नेचुरल नंबर बोलिए, एक नेचुरल नंबर मिले और इस तरीके से मिले ए एन माइनस एल का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्या है, किनका मैसेज है जी? अच्छा, क्लास तो हो रहा है। चलिए यहाँ पे समझिए, अभी हम क्या बताएं आपको कि किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलते थे, कि जब एक यूनिक रियल नंबर एल मिले और इस तरीके से मिले, कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता था वो, कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है, इस तरीके से मिलता है कि एन माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा होगा। यहाँ पे एन क्या क्या रख सकते हैं, A2 A3 क्या क्या, तो वो सारा एन रख सकते हैं, मतलब 10 11 या 12 क्या क्या आप एन के जगह पर रख सकते हैं। तो एम से बड़ा जो जो होगा, तो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे आप एन एप्सिलॉन जैसा चूज करिएगा उसके हिसाब से एम मिलेगा। और इस तरीके से एम मिलेगा कि एम से बड़ा बराबर कुछ एन ले लीजिए, एन माइनस एल का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो ये बहुत बारीकी वाला बात है। अगर ये सबको समझ में आ गया है तभी हम आगे बढ़ेंगे और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ये हम प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके थे। कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये भी अगर कहीं पे दिक्कत है तो फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। ठीक है ना, इसको हम लोग खूब डिटेल में बात किए थे। हालांकि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब करेगा जब यूनिक रियल नंबर मिले और इस तरीके से मिले कि ये प्रॉपर्टी माने कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मिलना चाहिए। और इस तरीके से कि इससे बड़ा बराबर कुछ नहीं लीजिएगा तो इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होता था। एग्जाम्पल भी करके हम बताए थे पिछले क्लास में। अब आइए डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में हम बात करते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है, एक बार खूब अच्छे से समझेंगे। जब नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आपको बोलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, वैसा सीक्वेंस जो चलते 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 इन्फिनिटी को चल जाए, घटते घटते माइनस इन्फिनिटी को चल जाए। मतलब ये किसी फिक्स पॉइंट की ओर नहीं जाता। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था एक सीक्वेंस जो जाते जाते जीरो को जा रहा था तो वो कन्वर्जेंट था। अब कोई सीक्वेंस जाते 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 कहीं रुक ही नहीं रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, कोई घटते घटते माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो बोलेंगे डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए एग्जाम्पल एक साथ में लेके चलते हैं। पहले मान लीजिए कि एक सीक्वेंस हमारे पास है, एन स्क्वायर है सीक्वेंस। इसमें क्या क्या हो सकता है टर्म्स, पहला 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके इस डाइवर्जेंट सीक्वेंस के पास एक खास प्रॉपर्टी क्या होता है, आप देख करके तो बता ही सकते हैं कि भाई जाते जाते इन्फिनिटी को जा रहा है तो डाइवर्जेंट हो गया, घटते घटते माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो भी डाइवर्जेंट हो गया। चलिए एक नेगेटिव वाला भी लेकर के आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक माइनस वाला भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हो गया ये, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। इस मान लीजिए कि हम इसको ले लिए, इसी में ले लिए, जैसे एक सीक्वेंस ले लिए माइनस ऑफ एन स्क्वायर, उसके बाद माइनस लग रहा है तो मैं क्या क्या होगा, जो यहाँ पे है वही हो जाएगा। बस क्या होगा, -1, -4, -9, -16, डॉट डॉट डॉट, घटते घटते ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो दोनों ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस के पास क्या पता होता है, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि आप कुछ भी नंबर सोच लीजिए, सारे टर्म्स उससे बड़े होने लगेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम 5 सोच लिए, 5, हम मान लीजिए 5 सोच लिए मन में कि 5 एक पॉजिटिव नंबर है, सोच लीजिए। तो आप नोटिस करिएगा कि पहला टर्म तो इससे छोटा है, दूसरा भी छोटा है, लेकिन उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सब बड़ा होने लग रहा है इससे। मतलब कि आप अगर कोई डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी है तो आप एक पॉजिटिव नंबर सोचिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, इसमें दो चीज, डाइवर्जेंट दो तरीके से होता है, एक इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाए, एक माइनस इन्फिनिटी को कर जाए।
तो क्या प्रॉपर्टी है कि कोई अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर सोच लीजिए, जैसे मैंने 5 सोच लिया, तो 5 से हम देखेंगे कि भाई पहला वाला दूसरा वाला इससे बड़ा नहीं है, लेकिन 3 से जो भी बड़ा ले रहे हैं, 3 या 3 से बड़ा मतलब A3, इसी को ना क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, इसको A5 बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए कोई भी आप पॉजिटिव नंबर लीजिए, आप नोटिस करिएगा कि एक स्टेज के बाद सब इससे बड़ा होने लगेगा। पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला छोटा है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा सब बड़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा मान लीजिए 5 लिया तो आपने ये था, मान लीजिए आप 8 लेते तो कौन सा स्टेज मिलता, 8 लेने से क्या होता, फिर से वही ये दो को छोटा है लेकिन तीसरा से बड़ा होने लग रहा है। मान लीजिए कि आप 8 ना लेकर के आप ले लेते, मान लीजिए कि आप ले लेते 24, तो ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, बस कुछ ही लोग छोटे हैं, उसके बाद फिर से A5 से बड़ा होने शुरू हो रहा है। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि आप कोई भी डेल्टा ले लीजिए, है ना जी, क्या करिए बच्चों, कोई भी डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा पॉजिटिव नंबर है, हम आगे बताएंगे आपको डेफिनेशन, जब हम प्रॉपर वे में इसका लिखवाएंगे ना खूब अच्छे से बताएंगे। तो आप कोई भी डेल्टा पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, तो आप पाएंगे कि एक स्टेज के बाद से सारा इससे बड़ा नहीं होगा। जैसे हमने मान लीजिए 5 लिया था, तो 5 से तो ये छोटा था, ये छोटा था, इसके बाद से बड़े थे। उसी तरीके से बोला गया है कि डाइवर्जेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी डेल्टा ले लीजिएगा तो एक वो स्टेज मिलेगा। स्टेज का मतलब जैसे हो सकता है कि 2, A1 A2, 2 तक छोटा है बाकी उससे बड़ा है, या A1 A2 A3, 3 एक स्टेज है, 3 हमारा स्टेज है कि 3 से पीछे छोटा है बाकी सब बड़ा है। समझ रहे हैं, जैसे 5 लिए थे, तो 5 लिए थे तो क्या था, A1 A2 मतलब ये 3 हमारा स्टेज था कि 3 और 3 से बड़े लेने पर सब बड़ा हो रहा है। अगर मान लीजिए हम 24 ले रहे थे, A1 A2 A3 A4, 4 तक छोटा है, A5 और 5 से बड़ा में बड़ा हो रहा है। यही हम बताना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंट के पास एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई भी आप डेल्टा चूज करिए तो आपको एक स्टेज मिलेगा m, जो नेचुरल नंबर के अंदर होगा। जैसे कि हमने अभी 5 लिया था तो एक स्टेज हमको 3 मिला था, देख लीजिएगा। जैसे हम 5 लिए थे ना, तो 5 में क्या खास बात था कि A1 A2 2 तक छोटा हो रहा था, 3 या 3 से बड़ा पे बड़ा हो रहा था। मतलब अगर 5 आप ले रहे थे तो हमको ये 3 मिल रहा था, इस तरीके से, सॉरी 3 मिल रहा था कि 3 से बड़ा या बराबर कोई n ले लीजिए, 3 भी ले सकते हैं, वो भी बड़ा था, 3 मतलब A3 वो भी बड़ा था इससे, या 3 से बड़ा 4 5 कुछ लीजिए, तो 3 से बड़ा कुछ n लीजिए, तो जो an बनेगा ना वो मतलब जो n बनेगा वो 5 से बड़ा था। n के जगह पर कितना रखना है बच्चों, 3 रख सकते हैं, तो A3 जो 5 से बड़ा है, 4 रख सकते हैं, 3 से बड़ा या बराबर कुछ रख सकते हैं तो बड़ा होगा 5 से। आ रहा है समझ में, क्या हम बोले कि अगर हम 5 रख दे तो 5 से बड़ा 3 और 3 से ज्यादा वाले सब हो रहे थे, तो हम क्या इसको प्रॉपर्टी के रूप में काउंट कर सकते हैं कि 5 रखा हमने तो 3 से बड़ा जो भी n ले रहे हैं, या n 4 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो भी बनेगा A4 A5 A6 A7 वो 5 से बड़ा होगा। तो हम बताना चाह रहे थे कि कोई भी डेल्टा पॉजिटिव रखिएगा तो एक m मिलता है, एक स्टेज मिलता है कि जिससे बड़ा आप m से बड़ा या बराबर n लेने लगिए तो जो an बनेगा वो डेल्टा से बड़ा होगा फॉर ऑल। मतलब सुनिए कि अगर कोई भी आप डेल्टा लीजिएगा पॉजिटिव नंबर, जैसे 5 हमने लिया था तो 3 स्टेज आ रहा था, 24 लिया था तो शायद 4 या 5 कोई स्टेज आ रहा था। उस तरीके से बोला गया कि कोई भी डेल्टा लीजिएगा तो उसके लिए एक स्टेज मिलेगा। इस तरीके से उससे बड़ा कुछ n लीजिएगा तो जो an बनेगा वो डेल्टा से बड़ा होगा। क्या ये बात सब बच्चों को आप समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है? तो हम वही पूछना चाह रहे हैं कि हम जो यहाँ इस तरीके से काम कर रहे थे, अगर मान लीजिए बच्चों कि हम यहाँ पे डेल्टा के जगह पर, मान लीजिए डेल्टा की जगह पे हम ले लेते हैं 12, तो हमारा m कितना आएगा इस वाले सीक्वेंस में बच्चों बताइए। अगर हम यहाँ डेल्टा की जगह 12 लेते हैं, मतलब 12 एक नंबर ले लेते हैं, तो m क्या आएगा, मतलब वो स्टेज कौन सा होगा जिससे बड़ा लेने पर सब बड़ा है, बताइए। डेल्टा अगर 12 लेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा, आप ही लोग बताइए हमको। हाँ अब क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो अब आंसर करिए। तृप्ति पाठक वेरी गुड, 4 या 4 से ज्यादा ना जी, m = 3 आ रहा है, नमन कुमार का आ रहा है 4, कुछ लोग का 3। तो देखिए हम बताते हैं, अगर आप डेल्टा = 12 लेते हैं तो आप देखिए ना यहाँ पे 12 आपने ले लिया, तो 12 से ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बड़ा कौन हो रहा है A4, 4 बड़ा हो रहा है, 5 6 एंड सो ऑन। तो मतलब आपको m के जगह पे 4 ना आएगा, ये 4 से बड़ा होना शुरू हो रहा है ये। तो हम बोल पाएंगे कि 4 या 4 से बड़ा कुछ हो लीजिए, 4 ये भी बड़ा है 12 से, 4 से बड़ा कुछ हो लीजिए, तो जो an बनेगा वो 12 से मतलब डेल्टा से
डेल्टा इक्वल टू 12 से बड़ा होगा हमारा ए एन। एन की जगह पे यदि 4 या 4 से ज्यादा रखते हैं तब देखिए 5 रख, अब 4 रख दिए एन की जगह पे, एन की जगह 4 A4 बनाइए बड़ा होगा, A5 बनाइए 12 से बड़ा होगा, A6 बनाइए बड़ा होगा। तो उम्मीद है बच्चों अब आप समझ पा रहे होंगे कि यही चीज को डेफिनेशन को हमने खूब प्रेम से यहाँ पे लिखा है। चलिए m इक्वल टू 3 आ गया, कैसे कैसे आ रहा है अब, m इक्वल टू 3 कहाँ से आया रे भाई, आप m इक्वल टू 3 रख के देख लीजिए, यहाँ आप 3 रख के देखिए तो 3 या 3 से बड़ा, हम यहाँ पे इक्वल का भी केस ले रहे थे ना, इक्वल का भी ले रहे थे, तो A3 इससे बड़ा है 12 से, नहीं तो A4 न लेंगे। अगर सिर्फ आपको ग्रेटर देन दिखाना है तब आप 3 ले सकते हैं कि 3 से बड़ा वाला, थोड़ा सा समझिए बारीकी को, है ना। चलिए अब फरहाद क्लियर हुआ, आइए उम्मीद है कि अब आप बच्चों को समझ में आएगा कि डाइवर्जेंट का क्या केस था। जिस तरीके से यहाँ पे कि एक पॉजिटिव नंबर लेने से सारा एक समय के बाद बड़ा होने लग रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक नेगेटिव लेने से, मतलब नेगेटिव कैसे ले पाएंगे आप, जैसे मान लीजिए आपने -4 ले लिया, तो -4 से एक स्टेज के बाद सब छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा, -1 एक ही कर्ज में है, ये -4 ज्यादा कर्ज, मतलब ये ज्यादा छोटा है, -9 ये 9 कर्ज में है। नेगेटिव को जस्ट हम लोग कर्ज से समझ सकते हैं कि -1 मतलब एक कर्ज में है, मतलब ज्यादा कर्ज में तो ज्यादा छोटा हुआ, और ज्यादा छोटा, और धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी नोटिस करिएगा फिर से वही बात कि इस बार अगर नेगेटिव कोई नंबर लेते हैं तो फिर से एक स्टेज मिलेगा, जैसे यहाँ पे -4 आपने ले लिया, तो -4 मतलब यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन, A4 है एंड सो ऑन। तो अगर -4 आपने लिया तो एक स्टेज के बाद सब इससे छोटा होगा। -4 या तो ठीक है, -4 से मतलब 3 या 3 से ज्यादा लीजिएगा तो सब इससे छोटा होने लगेगा। तो मतलब फिर से अगर -4 आपने लिया है तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 3, 4, 3 या 3 से ज्यादा कुछ हो n लीजिएगा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा A4, A3, A4, A5 करिए तो सब इससे छोटा होगा। यहाँ पे लेस देन वाला बात होगी, आ रहा है बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि आप -4 दिए तो m इक्वल टू 3 आ गया, है ना, क्या स्टेज हमारा 3 हो गया। इस तरीके से कि 3 मतलब आप यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा n लीजिएगा जैसे ही, तो क्या होगा आपके पास 3 या 3 से जैसे ज्यादा n लीजिएगा तो जो भी हमारा an बनेगा वो लेस देन होगा किससे, -4 से। 3 से ज्यादा n लीजिए, 4 लीजिए, जो आएगा -16 आएगा, वो -4 से छोटे हैं। इसके बाद 5 लीजिए, 5 लीजिए, -25, इस -4 से छोटा ही है। तो उम्मीद है कि बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। ये सब धीरे धीरे चीजों को समझना होगा, है ना, क्योंकि बच्चों अभी रियल एनालिसिस तो आप लोग कभी इससे पहले पढ़े नहीं है, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही चीज क्या होगा कि कॉलेज वगैरह में जो ओल्ड एज टीचर्स हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से रियल एनालिसिस बच्चों के लिए बहुत एकदम ऐसा वाला हो जाता है कि अरे यार ये क्या चीज है ना। तो इसीलिए तो आपको बताना है, ऐसा हम ऐसा नहीं कि आप हमसे पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे, जब जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन नहीं समझ में आए तो पूछिए। चलिए फिलहाल अब डाइवर्जेंट को समझने के बाद अब उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना अब। हाँ, और सिर्फ ये भी ध्यान दीजिएगा कि रियल एनालिसिस आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ क्लास में क्लियर करके पूरा क्लियर कर दें तो नहीं होगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, घर में इसको बैठ के बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। देखिए जल्दी से लिखिए डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट हमने यहाँ पे लिखा ना डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसको हम एज अ हेडिंग कर देते हैं कि जैसे आएगा एग्जाम में, अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करने को आता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस अगर डिफाइन करने को आता है तो हम लिखेंगे सबसे पहले टॉपिक की डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ऐसे डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, है ना। तो किसी भी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी हम कब कहेंगे जी, तो सीक्वेंस एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, a sequence an is said to be divergent to infinity, said to be divergent to infinity कि किसी सीक्वेंस को हम कब कहेंगे वो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, इफ टू ईच गिवन पॉजिटिव नंबर, कब कहेंगे, इफ टू ईच गिवन पॉजिटिव नंबर डेल्टा, पॉजिटिव नंबर डेल्टा,
कि हर एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर अगर दिया हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एम, एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, मतलब एक स्टेज मिलना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई कि हमारा जो डेल्टा से बड़ा होने लगे ए एन, किसके लिए, तो वो सभी एन के लिए जो बड़ा या बराबर हो एम से। अब उम्मीद है कि आप इस चीज को खूब अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे जो हमने लिखा है आप उसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, उम्मीद है कि ये बात जो है खूब अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आइए, थोड़ा सा सही कर देते हैं भाई। सीधा नहीं लिखाया था, है ना, कोई बात नहीं, हम इसको सीधा कर दिए। तो ये हम एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे आपके सामने। एग्जाम्पल जैसे कि नंबर 1 हम मान लेते हैं कि लेट ए एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, देन इस केस में जो सीक्वेंस होगा स्टूडेंट, जो ए एन हमारा सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, एन जो हमारा सीक्वेंस बनेगा 1 4 फिर 9 फिर 16 25 डॉट 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 इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, है ना। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। 1 है, 4 है, फिर 16 1 4 9 फिर 16 फिर 25 डॉट 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 इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जरा जल्दी से लिख लेते हैं, इन सैम्बल वी राइट, है ना, या इसी को जो थोड़ा सा हमने ऊपर में लिखा है, इसी को थोड़ा सा हम लोग और इसी के अंदर भी लिख लेते हैं, नोट क्यों करें, देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं इसी को, एंड इन सैम्बल एंड इन सैम्बल वी राइट, क्या लिखेंगे हम इस चीज को, तो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को जाएगा तो जो हमारा ए एन है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। आप देख भी लीजिए एग्जाम्पल पे, आप देखिए कि a1 a2 a3 a4 a5 जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, मतलब a1 a2 नीचे जैसे जैसे सफिक्स बढ़ता जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो वही इसी को लिखेंगे कि कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस यदि है तो उसको इन सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखेंगे, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू इन्फिनिटी होगा जी, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए कॉलेज में कुछ समझ नहीं आता है, पर यहाँ पे सब समझ में आएगा, है ना। चलिए क्योंकि हम लोग बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। तो ये था डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट जल्दी से आप लोग कहें तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे, ये डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी था। अब एग्जाम में अगर आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करना, ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है कि चलिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करिए, तो आप लिखेंगे डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, इतना पूरा लिख देंगे, एंड इसके बाद इसी में लिखेंगे डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। लिखिए डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे जी, लिखिए अ सीक्वेंस, अच्छा कोई पेन है क्या इधर, चलिए, अ सीक्वेंस a sequence an is said to be divergent to minus infinity, is said to be divergent to minus infinity, divergent to minus infinity कब, कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी कहलाएगा कब, इफ टू ईच पॉजिटिव नंबर डेल्टा, इफ टू ईच पॉजिटिव नंबर डेल्टा, ध्यान दीजिए पॉजिटिव नंबर डेल्टा क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस तरीके से होना चाहिए स्टूडेंट।
सच दैट क्या होना चाहिए कि an जो हो हमारा वो लेस देन होने लगे माइनस डेल्टा से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। अब इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जो भी हम एग्जांपल करवा रहे थे वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं जी, जरा ध्यान दीजिए। अभी जो हम एग्जांपल यहाँ पे कहाँ गया, एग्जांपल जो हम करवा रहे थे ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस वाला में, देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एन एंड एम लीजिए। इसका मतलब राजू अभी ज्वाइन किए हैं क्लासेस, थोड़ा सा देखें इनका शुरू से है था इनका, यही होगा है ना, यही होगा जब आप बीच में एकदम ज्वाइन करेंगे ना तो ऐसा ही लगेगा। रियल एनालिसिस ऐसा पेपर है कि अगर आप शुरू से क्लासेस में नहीं रहेंगे ना तो आपको फिर रियल एनालिसिस खत्म होते होते तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये हम मैथ्स क्यों ले लिए थे। ऐसा पेपर है रियल एनालिसिस। अभी कितना प्रेम से हम समझा रहे थे एन क्या है और एम क्या है। क्या किसी बच्चे को डाउट है एन और एम में डिफरेंस? ये राजू आप ऐसा करिए कि लेक्चर शुरू से करिएगा या तो बीच में ज्वाइन मत करिएगा, है ना। अभी तुरंत ये ज्वाइन किए हैं, चलिए शुरू से है, एक कमेंट नहीं है आपका शुरू से। इतनी बार पूछा जा रहा है समझ में आया समझ में आया, है ना। देखिए किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। एन क्या है? एन तो यहाँ का सफिक्स है। जो यहाँ पे एन क्या है, A1 A2 A3 ये बताने का काम कर रहा है कि यहाँ पे आप एन के यहाँ पे 1 रखे तो A1 बनेगा, 2 रखे A2 बनेगा, 3 रखे तो A3 बनेगा। एम क्या था? एम तो एक स्टेज था। स्टेज मतलब एक बाउंड्री सा कि इसके इस पर बड़ा है इसके इस पर छोटा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे अभी हम डाइवर्जेंट टू माइनस इनफिनिटी वाले ही केस में बात किए थे कि -4 लिए थे, तो भाई अगर माइनस को हटा दे तब तो ये पॉजिटिव नंबर ही है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हर एक डेल्टा के लिए, डेल्टा पॉजिटिव है, पहले माइनस लगेगा तो नेगेटिव बनेगा, तो हर एक डेल्टा के लिए एक एम मिल रहा है। एम का मतलब एक बाउंड्री, एक स्टेज। जैसे कि -4 के लिए यहाँ पे हमको एक एम मिला था 3 मतलब एक स्टेज था कि 3 या 3 से बड़ा कुछ एन लीजिए, A3 A4 A5 कुछ लीजिए, वो इससे छोटा होने लगेगा। मतलब 3 से बड़ा एन लीजिए, एन मतलब समझ रहे हैं जो यहाँ पे रखा जाता है वो। तो 3 क्या है? जस्ट एक स्टेज है। एम क्या है? एक स्टेज है, एक बाउंड्री सा कि भाई इसके इस पार वाला जो आप कोई भी लीजिएगा एन मतलब A3 A4 A5 कुछ लीजिए, उधर वाला -4 से छोटा होने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, कि किसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे कब? इफ टू ईच पॉजिटिव नंबर डेल्टा, कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर डेल्टा के लिए एक नेचुरल नंबर एम मिलना चाहिए, मतलब वही स्टेज इस तरीके से मिलना चाहिए कि एन जो हो माइनस डेल्टा छोटा हो। मतलब देखिए डेल्टा पॉजिटिव है तो माइनस लगाने से नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस नेगेटिव से छोटा मतलब छोटा होते होते नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगर कहीं पर दिक्कत आ रहा है तो इस प्रॉब्लम से कनेक्ट करिए जो हम आपको समझाए थे, फिर जाके आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल चलिए, इन सिंबॉलिक इसको लिखिए, इन सिंबॉलिक क्या लिख सकते हैं? इन सिंबल, इन सैम्पल वी राइट क्या? लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है आपके पास ए एन, क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी? माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखिए वो छोटा सा, लेट एन इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर, माइनस ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है पर साथ में माइनस लग रहा है। तो देन यहाँ पे जो भी सीक्वेंस आप देखिएगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा? सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस लगा तो -1, 2 का स्क्वायर 4 मीन्स की -4, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स की -9, -16 डॉट 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 इज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, इज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। चलिए अब समझ में आया। चलिए तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी क्या है और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी क्या है। ठीक है ना, तो ये होता है जी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात था कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब कुछ सीक्वेंस क्या होता है कि कन्वर्जेंट होता है, जैसे हम लास्ट क्लासेस में आपको एग्जाम्पल दिए थे, एक बार फिर से देखिए। हमने आपको बहुत सारे सीक्वेंस के बारे में बताया था। एक सीक्वेंस हम बहुत ही कॉमन है जो ए एन इक्वल टू 1/n, इसमें जो हमारा सीक्वेंस बनता है ए एन, वो बनता है हमारा क्या 1, 1/2, 1/3,
1/4 डॉट डॉट डॉट। आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस है जीरो की ओर जा रहा है, मीन्स कि दिस इज कन्वर्जेंट टू जीरो, मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमने एक देखा कन्वर्जेंट, हम एक सीक्वेंस देखें एन इक्वल टू हमने एन स्क्वायर लिया। इस केस में जो सीक्वेंस बन रहा है एन, आपको पता है क्या है, क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 9 बन रहा है, फिर 16 बन रहा है, डॉट 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 इन्फिनिटी को जा रहा है। ये डाइवर्जेंट है। माइनस एन स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, वो भी डाइवर्जेंट था। लेकिन कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जो ना तो कन्वर्जेंट होते हैं, मतलब ना ही किसी फिक्स पॉइंट की ओर जा रहा है और ना ही इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब वो घूमते रहेगा, ऑसिलेट करेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो घूमते रहता है ना, उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल अगर आपको याद दिलाए, हम इससे पहले बताए थे आपको, लिखिएगा नहीं ये सब। मान लीजिए एन बराबर है -1 का पावर एन, तो इसका याद है पहला टर्म क्या होता था, इस सीक्वेंस में जो टर्म्स आता था, इस सीक्वेंस में टर्म्स आता था पहले -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 डॉट 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 इसे चलता था। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, कि ऑसिलेट कर रहा है ये, है ना। इसमें एकदम फिक्स नहीं है कि इन्फिनिटी को चल जाएगा। देखिए तो A1 फिर A2 A3 A4 A5 A6 A7 अब जाती है, ये कभी ना तो इन्फिनिटी को जाएगा ना ही माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में भी दो तरीके का होता है, एक कि फाइनाइट ऑसिलेट कर रहा है, फाइनाइट मतलब दिख रहे हैं कि हाँ भाई -1 1 -1 1 -1 1 मतलब 6 फीदर से दिख रहा है। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, जाते जाएगा, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके से, मतलब समझे, थोड़ा आगे बढ़ा फिर घटा, थोड़ा और आगे बढ़ा फिर घटा, फिर और आगे बढ़ा फिर घटा, इस तरीके से। तो वैसे बोलते हैं इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग। अगर फाइनाइट में घूम रहा है -1 1 -1 1 इस तरीके से, फाइनाइट में एकदम सामने सामने, उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और अगर इधर इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी इस तरीके से दोनों तरफ जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग। डेफिनेशन लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, हाँ वेरी गुड, क्लियर है। चलिए आते हैं आगे, हम लोग जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के बारे में। लिखिए, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है, तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में क्या है ना कि दो टर्म्स था। चलो पहले फिलहाल लिख लीजिए, पहले सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस एन, a sequence an is said to be, a sequence an is said to be oscillating sequence। ऑसिलेटिंग बोलिए चाहे ऑसिलेटरी बोलिए, बात एक ही है, ब्रैकेट में आप ऑसिलेटरी भी लिख सकते हैं। अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग, या ऑसिलेटरी भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग, या ब्रैकेट में लिखिए दैट इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी, a sequence n is said to be oscillating या oscillatory sequence कब कहेंगे, if it is neither convergent nor divergent। if it is neither convergent nor divergent। ठीक है, ना तो वो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, मतलब कन्वर्जेंट भी नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंट भी नहीं होना चाहिए। डाइवर्जेंट क्या होता है, जो इन्फिनिटी को जाए उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, जो माइनस इन्फिनिटी को जाए उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डाइवर्जेंट सिर्फ दो ही चीज में होता है, या तो सीधा सीधा इन्फिनिटी को जा रहा है उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, या सीधा सीधा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है उसको। तो बोला गया कि जो ना तो कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट भी नहीं डाइवर्जेंट भी नहीं, उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। एग्जांपल भी एक दो ले लेते हैं हम आपके पास, एग्जांपल भी जरा लिखिए। एक नंबर 1 एग्जांपल जरा क्या है आपके पास, कि लेट ए एन बराबर -1 का पावर एन, देन इस केस में जो हमारे पास सीक्वेंस है जी, इस केस में जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा स्टूडेंट, वो क्या बनेगा देखिए तो। इस केस में हमारे पास सीक्वेंस बनेगा पहले -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1
इस तरीके से ये चलता जाएगा, -1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता ही जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये सीक्वेंस चल रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। n का वैल्यू जैसे -1 का पावर n है और साथ में गुना में भी n है, तब क्या होगा, देन n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपके पास, पहले -1 का पावर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 2 2, फिर देखिए -1 का पावर 1 मतलब -1 गुने 1 -1 हो गया, फिर 2 करेंगे, -1 का पावर 2 इंटू में 2, ये सीक्वेंस पहले बता चुके थे तो हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 2, फिर 3 पुट करें तो यहाँ पे -1 यहाँ से 3, तो -1 इंटू 3 -3, फिर आप आइए यहाँ पे 4, फिर माइनस का 5, फिर 6, फिर माइनस का 7, डॉट डॉट डॉट। तो आप ध्यान दीजिएगा एक चीज बहुत ही विशेष कि स्टूडेंट कि क्या ये जो हमको सीक्वेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सीक्वेंस पहले में दिख रहा है, देखिए कि -1 1, जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये इन्फिनिटी को जा रहा है, नहीं। क्या ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, नहीं, तो डाइवर्जेंट नहीं है। सीधी बात, क्या ये इन्फिनिटी को जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो डाइवर्जेंट नहीं है। माइनस इन्फिनिटी को, नहीं, तो डाइवर्जेंट नहीं है। क्या ये किसी फिक्स पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, नहीं, तो इसी को बोलेंगे ऑसिलेटरी। डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऑसिलेटरी। यहाँ पर देखिए, क्या ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर जा रहा है। कैसे, पहले 2 हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 16, 18, 20, 22, इन्फिनिटी को तो जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट साथ साथ ये भी देखिए कि साथ साथ ये -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों जा रहा है। ये इन्फिनिटी को भी जा रहा, माइनस इन्फिनिटी को भी साथ साथ जा रहा है। एक आगे बढ़ता तो एक इधर बढ़ता, एक इधर तो एक इधर, एक इधर। ऐसे सीक्वेंस को डाइवर्जेंट नहीं बोल सकते। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जो सिर्फ इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो तो उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, या सिर्फ माइनस इन्फिनिटी को जा रहा हो उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। और ये तो दोनों तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे कि ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। लेकिन कैसा वाला, तो इनफाइनाइट ऑसिलेट। ये फाइनाइट ऑसिलेट, ये इनफाइनाइट ऑसिलेट। चलिए, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और रेगुलर बेसिस पे घर में रिवीजन भी करना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे 2 टर्म्स और लिखते हैं कि अब ये हम इसको क्या बोलेंगे, इसको फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे इसको, और इसको इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, देखिए नोट करके लिखते हैं हम लोग। नोट नंबर 1, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट ऑसिलेटिंग। फाइनाइट कब बोलेंगे, जब वो किसी से बाउंडेड भी हो, मतलब दोनों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए सारा टर्म्स। -1 और 1 के बीच में सारे टर्म्स है, दोनों तरफ से बाउंडेड है ये सीक्वेंस। पर ये बाउंडेड नहीं है, तो देखिए क्या हम लिखेंगे कि सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, a sequence a sequence is said to be finitely oscillating, a sequence is said to be finitely oscillating, finitely oscillating। किसी सीक्वेंस को हम फाइनाइटली ऑसिलेटिंग बोलेंगे इफ इट इज बाउंडेड, इफ इट इज इफ इट इज बाउंडेड, है ना, इफ इट इज बाउंडेड एंड एज वेल एज ऑसिलेटिंग, बाउंडेड एज वेल एज ऑसिलेटिंग। मतलब यहाँ पे एग्जांपल अगर आपको देना है तो ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये वाला एग्जांपल जो था आप दे सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ। ये वाले एग्जांपल का तो हमको कॉपी ना करना होगा।
ठीक, तो देखिए आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हुआ बात। सीक्वेंस इज साइड टू बी फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, कि वो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग कहलाएगा कब, जब वो बाउंडेड भी हो। बाउंडेड का मतलब कि ठीक है दोनों तरफ से बाउंड्री निर्धारित हो उसका। बाउंड्री मतलब समझ रहे हैं, जैसे इस ऊपर वाले सीक्वेंस में आप देखिएगा तो वो सीक्वेंस बाउंडेड भी है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में घूम रहा है वो, इसीलिए। ठीक है, ये सीक्वेंस देखिए यहाँ पे। चलिए उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग में वो अनबाउंडेड होना चाहिए, कि उसको कोई बाउंड्री डिसाइड ना करता हो। नोट 2 लिख दिए जल्दी से जरा। नोट 2 क्या लिखेंगे? नोट 2 में सीक्वेंस इज साइड टू बी इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग। A sequence is said to be infinitely oscillating. A sequence is said to be infinitely oscillating. कब कहेंगे infinitely oscillating? If it is unbounded, if it is unbounded as well as oscillating, as well as oscillating। ठीक है, कि अनबाउंडेड हो और ऑसिलेटिंग भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी हम आपको बता रहे तो वही लिखते हैं एग्जाम्पल, कि लेट an इक्वल टू -1 का पावर n, साथ में गुना में n कर दीजिए, देन n का वैल्यू क्या होगा? -1, फिर 2, फिर आपका -3, फिर 4। अभी हम तुरंत बताए थे तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर -7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ते जा रहा है। ये सीक्वेंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंस इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग है। बताइए क्या आपको ये आज का क्लास सब समझ में आया है? कमेंट करके सारे बच्चे बताइए। अब हम लोग, अगर आप लोग कहेंगे तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो आज रहने भी देंगे। क्योंकि देखिए सीक्वेंस, ये सब जो टॉपिक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक सा जो कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। क्योंकि अब आगे हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे कि कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस बार बार। तो हमने जो आज आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस का ये जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब एक यूनिक रियल नंबर मिले, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर। ये नेचुरल, ये एम क्या है, एक स्टेज है कि हाँ जी इसके बाद से आप कुछ लीजिएगा तो ऐसा होगा वो काम। समझ रहे हैं ना? उम्मीद है कि अब आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एग्जाम्पल्स को याद करिए तो ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। क्या आज का क्लास क्लियर है? आज एक थ्योरम्स करवाएं या नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे बताइए? चलिए सर, सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास कह रहे हैं। देखिए तो यही चीज होता है रियल एनालिसिस में, कि थोड़ा सा समय देना होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा ज्यादा बड़ा क्लासेस करेंगे ताकि आप लोग भी इसको समझ पाए। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी बताया गया ना उसको रिवीजन डेली बेसिस पर करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।